चलिए देखने का प्रयास करते हैं कि ऐसे एंजाइम्स जो डीएनए मैनिपुलेशंस में मदद करते हों, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप जो है वो है टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आपको टेम्पलेट के बारे में तो याद ही होगा। जब आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो जनरली जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। तो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो पेरेंट डीएनए है उसी के कॉम्प्लीमेंट्री ही न्यू डॉटर डीएनए बनते हैं, अगर आपको याद होगा तो उन पैरेंटल स्ट्रैंड को बोला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसी टेम्पलेट के ऊपर डिपेंड होकर के डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए का सिंथेसिस। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? डीएनए सिंथेसिस करना। इंपॉर्टेंट एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3 है ना, आपको ध्यान होगा। तो टेम्पलेट के ऊपर डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की बात हम लोग करेंगे। तो ये वाकई में सिंथेसाइज क्या करते हैं? नए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री जो ऑलरेडी डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है। आप ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें हम लोग इस तरह से फ्रैगमेंट्स के तौर पर हम लोग भी देखते थे सिंथेसिस, सेमी कंटिन्यूअस, मतलब एक डिसकंटिन्यूअस एक कंटिन्यूअस, दोनों ही प्रकार के डीएनए रेप्लिकेशंस हम लोग देखने का प्रयास करते थे। ठीक है, तो ये आपको इस ध्यान होगा। फिलहाल वो डीएनए रेप्लिकेशन का चैप्टर है, तो आशा करता हूँ इतना तो पता हो जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पहुंच गए हैं तब। ठीक, तो टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की बात हुई। डीएनए पॉलीमरेज 1 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये 5' to 3' डायरेक्शन में पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करता है। कहने का अर्थ है 5' to 3' डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसिस करने में मदद करेगा। और इसके पास 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस एंजाइम्स क्या करते हैं इसको जस्ट अभी देखने वाले हम लोग इसी के बाद। तो आपको एक्सोन्यूक्लियस का फंडा क्लियर समझ में आ जाएगा। दूसरा आप देख सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो डीएनए से आरएनए, ऐसे एंजाइम जो डायरेक्ट करें आरएनए से डीएनए बनाने के लिए, उनको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हॉवर्ड टेमिन ने की थी, है ना, और डेविड बाल्टीमोर ने इनको इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया था। इस कारण से इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट तो दोनों को जाता है। इस कारण से इनको नोबेल प्राइज मिला था 1975 में फिजियोलॉजी में और मेडिसिन में, सॉरी, है ना। तो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इन फिजियोलॉजी में इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट एंजाइम अगर आप लोग को बताऊं तो वो है टैग पॉलीमरेज। ये हमको आगे बहुत यूज होने वाला है। टैग पॉलीमरेज जो है ये थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है। थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया उनको बोला जाएगा जो हाई टेम्परेचर्स में सरवाइव करे। जनरली 37 डिग्री सेंटीग्रेड में सेल प्रोटीन डीनेचर होने लग जाते हैं, एंजाइम्स डीनेचर होने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर जैसे कि वॉल्केनोस, हॉट स्प्रिंग्स, इसमें बैक्टीरिया जो सरवाइव करते हैं उनके पास एक एंजाइम होता है जिनको हम बोलते हैं उनके पास हीट स्टेबल एंजाइम प्रेजेंट होता रहता है ना। अब इस पॉलीमरेज को हम लोग ने आइसोलेट किया थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस में हमने इसको आइसोलेट किया। इस एंजाइम की खासियत क्या है कि ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ये स्टेबल रहता है। आपने एंजाइम पढ़ा होगा तो एंजाइम जो है वो 37 डिग्री में डीनेचर हो जाते हैं। इस कारण से सेल का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब एंजाइम्स नहीं रहेंगे तो क्या सेल का अस्तित्व रह पाएगा। तो 72 डिग्रीज में यह स्टेबल होते हैं और इवन 90 डिग्री सेंटीग्रेड में भी स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लैब में पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन
का प्रोसेस जब करते हैं तब उसमें यह 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी स्टेबल हो चुका रहता है। 3 स्टेप्स होते हैं पीसीआर के, उसमें से एक 90 डिग्री के ऊपर 95 डिग्रीज में स्टेप जो होता है, पहले हम डीनेचर करते हैं, उसमें हम लोगों को हाई टेम्परेचर यूज करते हैं, उसमें भी ये एंजाइम स्टेबल होता है। कहने का मतलब ये थर्मोस्टेबल हम लोग इन विट्रो मेथड के लिए हम लोग इस पीसीआर में टैग पॉलीमरेज को यूज करते हैं। डीएनए की सिंथेसिस कर सकते हैं ये। तो डीएनए का सिंथेसिस 5' to 3' पॉलीमरेज में करेंगे और 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस में करते। तो ये बात हुई टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की। ठीक, चलिए नेक्स्ट में हम लोग न्यूक्लिएजेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।